के प्रायोजक हैं नमस्कार दोस्तों, चैनल 24 प्लस न्यूज चैनल के मेडिटॉक कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं नारायणा हृदयालय के डॉक्टर अंकित माथुर, जो वरिष्ठ कार्डियक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, अपने बारे में कुछ बताएं हमें। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, हमारे तमाम दर्शकों को अपने बारे में कुछ परिचय दें। मैं नारायणा में जो है पिछले कई सालों से कार्डियक सर्जरी कर रहा हूँ और MCH जो है, जो डिग्री है कार्डियक सर्जरी की, वो मैंने एम्स से करी थी 2004 से 2007 जी। और उसके बाद विगत 12 साल से जो है जयपुर में ही इस्टेब्लिश्ड हूँ और वहीं पे नारायणा में ही सब तरह के बच्चे और बड़े सब तरह के ओपन हार्ट सर्जरीज कंडक्ट करता हूँ। सबसे पहला सर प्रश्न उठता है, हृदय जो बहुत कॉमन है, अलग अलग तरह से लोगों ने अलग अलग परिचय हृदय के बारे में दिए हैं। शायरों ने दिल की रचना अलग तरह से बताई है, गीतकारों ने दिल को अलग तरह से देखा है। आप एक कार्डियक सर्जन के बतौर दिल को किस तरह से देखते हैं? एज ए कार्डियक सर्जन मैं तो दिल को एक ऑर्गन या अंग के रूप में ही देखता हूँ, जिसपे की भारी जिम्मेदारी है किसी मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक चलाए रखने की। जी। और उसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्टडी करते हैं, तो मेरे लिए तो मोर और लेस वो एक अंग है जो कि एक ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। सर, कब महसूस होता है कि हमें दिल की बीमारी होने वाली है? होने वाली प्रेडिक्शंस जो हैं वो बेसिकली हर ह्यूमन बीइंग में खुद ही छुपी हुई होती हैं। अगर आप ये माने कि जेनेटिक्स को कंसीडर करें तो जेनेटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो जेनेटिक्स है। हर आदमी में एक पर्टिकुलर एज के बाद चांसेस रहते हैं, चाहे उसमें और कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं हो। जेनेटिक्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, अगर आपके फादर या ब्रदर्स या किसी को भी यंग एज में ये डिजीज़ हुई है, तो आपको भी इस डिजीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये एक फर्स्ट प्रेडिक्टेबल फैक्टर होता है हार्ट डिजीज़ आने का। इसके सिवा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको डे टू डे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको आपको कंसिडर करना होता है। कुछ मॉडिफाइबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल है वो यही है, जेनेटिक्स है, एज है। देन देयर आर डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, थायराइड्स, ब्लड प्रेशर। इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। एंड देन कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आप बदल सकते हैं। वो है आपका एक्सरसाइज का रूटीन, आपकी डाइट एंड स्ट्रेस लेवल्स कम रखना, एक हेल्दी डाइट लेना, सोना आराम से, स्मोकिंग अवॉइड करना और अल्कोहल अवॉइड करना। सर, मैं पूछना चाह रहा था कि बहुत लोग सोचते हैं एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा करें तो हार्ट सही रहेगा, या बहुत वॉकिंग करें तो हार्ट सही रहेगा। एक पर्टिकुलर कोई सीमा होगी कि इतना दूर ही वॉक करें, इतने देर घूमें या इतना देर सोएं, अपनी कोई दिनचर्या हार्ट के लिए फिक्स करने के लिए? देखो, एक्सेस तो एवरीथिंग इज बैड जी। बहुत ज़्यादा करो इससे कोई बहुत फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है। पर हाँ, डेफिनेटली कुछ फार्मूलाज हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई आपकी जो मैक्सिमम प्रिडिक्टेबल हार्ट रेट है वो आपकी एज के साथ कैलकुलेट की जाती है। प्रोबेबली 40-50 एज ग्रुप का जो आदमी है उसका मैक्सिमम उस परसेंटेज से ऐसा निकलता है कि 220 की आपकी हार्ट रेट हाईएस्ट है। उसका अगर आप 60% अचीव करते हो बाय रनिंग, एंड अगर आप ये हफ्ते में 3 बार अचीव कर लेते हो तो दैट इज गुड इनफ। सो ब्रिस्क वॉकिंग या माइल्ड जॉगिंग, कुछ एक्टिविटीज जो हैं डन फॉर हाफ एन आवर एन आवर इज गुड इनफ। आए दिन समाचारों में पढ़ने को मिलता है कि भाई किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो उसको हार्ट अटैक आ गया, या कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई बात सुन ली और अचानक कोई अटैक आ गया, साइलेंट अटैक आ गया और पेशेंट चला गया। ऐसा क्यों होता है? नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने का तो प्रोबेबली रीज़न यही है कि कुछ ना कुछ हिडन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि पहले कभी डायग्नोज नहीं रही हो। आपको जो है वो अक्सर जो है कुछ कांस्टेबल्स या कुछ ऐसी मैसिव रनिंग में भी जो है वो बच्चे जो है उनको अटैक आ जाता है। ये सिंपली अनप्रिडिक्टेबल है। इसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि ये किसी को आएगा या नहीं आएगा। बट हाँ, एक लिमिट से ज़्यादा या तो आपकी हार्ट रेट चली जाए, या किसी और ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो, या हार्ट में ही कोई
हिडन प्रॉब्लम हो जी। जो कि उस वक्त मैनिफेस्ट कर जाए, तो यही अनफॉर्चुनेट रीजंस होते हैं कि सडन अनएक्सप्लेन्ड हार्ट अटैक्स के। एक अच्छे हार्ट की पहचान क्या है सर? एक अच्छे हार्ट की पहचान यही है कि मतलब जो आप रूटीन एक्सरसाइजेस करते हैं उसको सपोर्ट करें, मतलब आपका सांस नहीं फूले या कोई सिम्टम्स नहीं आए, तो एक आपका अच्छा हार्ट है। जैसे कि अगर पेशेंट लगता है सांस फूल रही है या थक जल्दी ज़्यादा है, कब वो पता पाता है कि उसको हार्ट की बीमारी होने वाली है? पेशेंट यूजुअली ये नहीं बता पाता होता है कि उसको ये हार्ट की बीमारी है कि नहीं है, पर कुछ सिम्टम्स जो है हार्ट की बीमारी के, वो लक्षण जो है वो लेके डॉक्टर के पास अगर जाता है तो डॉक्टर के पास ये एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सांस फूलना है जैसे उसमें, या पैदल चलते हुए छाती में दर्द होना जिसको कि हम एंजाइना बोलते हैं, या धड़कन का ऊपर नीचे होना मरीज को फील होता है, एक्सेसिव फटीग है। हालांकि ये सब सिम्टम्स जो है ये किसी और बीमारी में ओवरलैप कर सकते हैं, बट दैट इज व्हाट अ डॉक्टर इज सपोज टू डू, टू फाइंड आउट कि भाई ये क्यों अराइज हो रहा है। सिम्टम्स ये कॉमन होते हैं जो कि है कभी कभी सिनकोप, चक्कर आ जाना अचानक से, ये भी एक सिम्टम है हार्ट की बीमारी का। सो ये कई तरह से मैनिफेस्ट कर सकता है। हार्ट की बीमारी होने पर हम किस तरह से सर पहचान पाते हैं कि इस पेशेंट को हमें ऑपरेशन में डालना है? एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, कई शब्द ऐसे बने हुए हैं जिनमें कई बार मरीज उलझ जाता है। तो एक पर्टिकुलर आप सजेशन क्या देना चाहते हैं कि हार्ट का पेशेंट है तो अपनी क्या क्या जांचें करवाए और फिर प्रॉपर वे से वो तमाम जीवन अपना सरल कर सके? अगर आप एक नोन हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, मतलब हार्ट डिजीज की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों में होती है डिजीज, बच्चों में नीलापन होना या छेद होना एक वो कैटेगरी है, वो हम एलिमिनेट करते हैं अभी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। या कि कुछ मिडिल एज जो इंडिया की प्रॉब्लम है यूथ में, या 20s to 40s में जो वाल्व की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी अगर अपन एलिमिनेट करें इस वक्त, और केवल अपन कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करें कि वो डिजीज जो कि हृदय की खुद की जो धमनियां है, हृदय खुद एक मांसपेशी है और उसको भी खून चाहिए, तो उसके लिए भी जो उसकी जो धमनियां है उसमें जो रुकावट आती है उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। और वो जो उसमें रुकावट आती है वो यूजुअली जो है वो फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जमा होने से आती है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। जब ये एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोग्रेसिवली धीमे धीमे जमा होता है आर्टरीज में, तो ब्लड सप्लाई जितनी हार्ट की मसल को चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो अल्टीमेटली उनमें जो एसिडिक कंपोनेंट्स बनते हैं वो वॉश आउट नहीं हो पाते मसल्स में से, और वो नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं और उसको पेन होता है। तो ये जो एंजाइना का जो फीचर है, अगर ये सिम्टम्स जो है इनको पहचानते हुए अगर आप जो ये सिम्टम्स को अगर आप पहचाने, तो ये डॉक्टर का ही काम है कि इसको ये देखें कि ये पेशेंट को डिफरेंशिएट करें कि हाँ भाई ये एंजाइना हो रहा है पेशेंट को। कई बार सर मरीज आता है, वो कहता है साहब मेरे सीने में लेफ्ट साइड दर्द हो रहा है, वो कहता है साहब मेरे हार्ट में ही प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर आप बताएं सर कि उसको कहाँ पर दर्द महसूस हो जिससे वो पता पाए कि उसके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो हार्ट की जो पेन है जिसको हम एंजाइना बोलते हैं, उसका मोस्ट कॉमन जो सिम्टम जो लोकेशन है वो तो रेट्रोस्टर्नल है, मींस छाती के बीचों बीच जो एक बोन है इसके पीछे एक स्क्वीजिंग पेन आता है या कि एक बर्निंग सेंसेशन आती है, और उसका रेडिएशन हो सकता है, मींस वो दोनों हाथों में, एक या दोनों हाथों में जा सकता है, गर्दन में जा सकता है, जॉज में जा सकता है। एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस भी हैं कि पेट में आ सकता है, पीठ में आ सकता है। तो ये जो एंजाइना है इसको मेरे ख्याल से ये प्राइम जो सिम्टम है ये है। बाकी इसके सिवा जो है बहुत सारे यंग एज के जो पेशेंट्स हैं उनका जो चेस्ट पेन है वो मल्टीपल रीजन से अराइज हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो है एसिडिटी जो है जिसमें कि रेट्रोस्टर्नल बर्निंग होती है, समहाउ बहुत सारा मस्कुलर जो एलिमेंट है अपने चेस्ट वॉल का, उसमें मसल्स हैं, बोन्स हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं, और ये जॉइंट्स के जो पेन है, मसल्स के पेन है, ये भी अपने आप में काफ़ी चेस्ट पेन पैदा करते हैं। यंग एज के बहुत सारे पेशेंट्स ऑफन हमारे पास आते रहते हैं। तो ये 2-3 कैटेगरीज हैं जो कि हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे होते हैं जब एक पेशेंट लेफ्ट साइड में पेन के साथ आता है। तो सर हार्ट पेशेंट के लिए स्ट्रेस कितना नुकसानदेह है? स्ट्रेस ऑब्वियसली मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने से बॉडी इंटरनल कोलेस्ट्रॉल बनाने लगती है, तो ऐसा कुछ कारण है क्या? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं आपकी बॉडी में,
बहुत सारा एड्रेनलिन सिक्रेट होने लगता है, स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद चली जाती है। नींद के जो पर्टिकुलरली जो हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स एंड ऑल, जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, वो चले जाते हैं। तो जो उसके काउंटर हार्मोन्स होते हैं जिनको उन्होंने सप्रेस कर रखा होता है, वो ओवर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स लीड टू इम्बैलेंसेस इन योर बॉडी, और उससे डेफिनेटली आपकी हार्ट डिजीज का बढ़ोतरी होती है। एक आपने सर बात की, बच्चों के अंदर हार्ट में छेद हो जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? दूसरा, इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है ताकि वो सेफ हो जाए? बच्चों का जो हार्ट की डिजीज है वो कॉन्जेनाइटल है, ऑब्वियसली उसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है। ऑब्वियसली उसमें मदर फादर का या जेनेटिक्स का रोल है। सबसे ज़्यादा कॉमनली बच्चों में जो बीमारियां होती हैं वो तभी होती हैं जब सेम लीनिएज में मैरिजेस हों, जो कि किसी एक दो कम्युनिटीज में बहुत कॉमन है। पैदा सिस्टम में शादी हो गई तो जो खराब जीन्स हैं जो दोनों में हैं उनके साथ आके और डिजीज को बढ़ावा देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो लोग जो कि अपनी शादियां जो हैं दूर दूर के लोगों में करते हैं, उनमें ये चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, मैटरनल जब गेस्टेशन चल रहा है, जब बच्चा पेट में है, एंटीनेटल जिसको हम बोलते हैं, उस वक्त मदर को कुछ वायरल इन्फेक्शंस होना, या मदर का स्मोकिंग का होना, या अल्कोहल का इंटेक होना, कुछ दवाइयों का इंटेक होना, थायराइड्स की प्रॉब्लम होना, इन सब के अंदर बच्चों के अंदर डिजीज आने की संभावना बढ़ जाती है। तो सरकार वैक्सीनेशंस वगैरह अवेलेबल कराती है, MMR के वैक्सीन है, आयरन डेफिशिएंसीज को कवर करती है, फॉलिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है सरकार। ये सब इसीलिए है कि बच्चे को कोई और चीज, ऐसी कोई बीमारी नहीं हो। मदर को भी ध्यान रखना है, स्मोकिंग नहीं करें, डायबिटीज कंट्रोल। नहीं पता कैसे चलता सर कि बच्चे के हार्ट में छेद होगा, कोई ग्रोथ रुक जाती है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ता, ऐसे कैसे पता पाए कॉमन आदमी? देखो, एंटीनेटल तो केवल आजकल जो मम्मी के जो पेट में होता है बच्चा, तब भी इको होने लगे हैं। आजकल समझदार लोग तो कराने लगे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। पर वैसे बच्चे के पैदा होने के बाद ब्रॉडली दो ही कैटेगरी होती है बच्चों की हार्ट डिजीज पैदा करने के मतलब पता करने के लिए। एक तो जिसमें कि बच्चों के दिल में छेद होता है, तो बहुत सारा ब्लड एक्सेसिवली लंग्स में जाता रहता है, बच्चे को बार बार निमोनियाज होते हैं, सांस फूलती है, और बच्चा फेलियर टू थ्राइव पे आ जाता है। मतलब बच्चे को जो है वो कुछ भी खाता पीता है, उसका सारा एनर्जी जो है वो सांस लेने में चली जाती है, और बच्चा एकदम बिल्कुल पतला दुबला सा और ऐसा रह जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें कि इम्प्योर ब्लड जो है वो बॉडी में जाता है, तो उसमें बच्चा ब्लू हो जाता है, रोता है तो ब्लूनेस बढ़ जाती है, एट टाइम्स बच्चा बेहोश भी हो जाता है। सो बेसिकली आइदर इट इज ब्लू, और या फिर एक्सेसिव ब्लड जो है लंग्स में जा रहा है, इन विच बच्चा इज नॉट ब्लू बट एक्सेसिव ब्लड में लंग्स, मतलब लंग्स में ब्लड जाने की वजह से फेलियर में रहता है, हार्ट फेलियर में। सो ये ब्रॉड कैटेगरीज दो इस तरह से हम पता चलते हैं। इस तरह से जैसे बच्चों की बात की हमने, अगर बड़ों में देखें तो कोलेस्ट्रॉल कई बार चेक करवाते हैं पेशेंट को, ये देखने के लिए भी हार्ट डिजीज हो रही नहीं हो रही है। उसमें क्या क्या ऐसी चीजें देखते हैं हम जिससे हम अंदाज पा जाते हैं सर कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है? देखो, कोलेस्ट्रॉल के ऐसे लेवल्स, लिपिड प्रोफाइल्स वगैरह जो हम देखते हैं, इस पे वर्ल्ड अब डिवाइडेड है वैसे कि लिपिड प्रोफाइल्स अब कितना इम्पोर्टेंट है। बट कुछ कोलेस्ट्रॉल्स के रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं जो कि फैमिलियल होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उतने हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल्स में यू कैन हैव सडन हार्ट अटैक्स। तो उस सबसेट को तो पहचानना बहुत जरूरी होता है, वो जनरली फैमिली लीनिएज में चलता है। बाकी आप में और हम में, हम जो कोलेस्ट्रॉल अपना चेक कराते हैं और जो हम उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अपना जो रेमेडीज लेते हैं, या तो जो भी हम करना चाहते हैं उस कोलेस्ट्रॉल को काबू करने के लिए, वो इन शॉर्ट टर्म कभी नुकसान नहीं होता है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म, कि बहुत सालों तक आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहा तो उसका एक प्रेडिक्शन वैल्यू है कि भाई हाँ, इससे आपको बीमारी हो सकती है। पर ऐसा नहीं कि आपका आज कोलेस्ट्रॉल बहुत थोड़ा बहुत भी अपने रेंज से ज्यादा है तो आप उसको लेके बैठ जाएं कि नहीं, मैं तो अब मेरे को हार्ट डिजीज होके ही रहेगी। जैसे आजकल सर LDL है, HDL है, ट्राइग्लिसराइड है, इनको देख के कई बार आजकल पेशेंट जानकार भी हो गया है बहुत ज्यादा, तो उनको देख करके कई बार वो सोचता है कि मेरा कहीं कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो गया। ऐसे में उसको क्या करना चाहिए सर? देखिए, चिंता ही तो, स्ट्रेस ही तो हम हटाना चाह रहे हैं वैसे, एंड एवरीथिंग विच इज बॉडी में थोड़ा सा डिरेंज हो गया तो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन सो मेनी थिंग्स। आपको ये भी देखना है कि लैब्स, रिएजेंट्स, मशीन्स कहीं वही तो ज़्यादा नहीं बता रही हैं, पर अगर वो बिल्कुल ठीक है और अगर आपकी एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो ये मिसनोमर है कि कितना हाई, पर फिर भी आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। स्ट्रेस तो नहीं लें, कम से कम एक्सरसाइज करें और कोलेस्ट्रॉल कम करें बॉडी में से, और लाइक खाने में से कोलेस्ट्रॉल कम करें,
सो दैट विल हेल्प यू। एक क्वेश्चन सर ये भी उठता है कि ब्लड प्रेशर वो कहाँ तक हमें शो करता है कि ये पेशेंट हार्ट का पेशेंट होगा? अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कम है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि इसको हार्ट की डिजीज हो रही हो? नहीं, ये क्या predict ब्लड करना प्रेशर नहीं पैमाना कर नहीं? सकते। नहीं जी ब्लड प्रेशर की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिजीज आने की संभावना है, जी ये तो रहता है। पर किसी का बीपी इतना है तो इसको हार्ट डिजीज होगी, ये प्रेडिक्ट करना impossible मुश्किल है। नहीं। कई बार लोग कहते हैं साहब हमारा 160 180 चला गया ब्लड प्रेशर और मुझे जल्दी अटैक आ जाएगा। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आपका प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो सारा इफेक्ट जो है वो हार्ट पे ही जाता है, और अनकंट्रोल्ड बीपी से आपकी सारी खून के अंदर की नसों पे जो है वो जो दबाव पड़ता है, जी। उससे धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। हाइपरटेंशन तो इज अ नोन कॉज। लेकिन सर बहुत सारे लोग दवाइयां भी नहीं शुरू करना चाहते हैं, कहते हैं ब्लड प्रेशर की दवाई एक बार शुरू हो गई तो फिर लागू हो जाएगी। नहीं, आपका क्या कहना है ये भी सर? मिथ है। जी जो जरूरी है, अगर आपने अपना एडिक्वेट सॉल्ट इनटेक कम कर लिया है जी और आपने खूब एक्सरसाइजेस कर ली एंड स्टिल योर प्रेशर्स आर हाई, और कोई डॉक्यूमेंटेड और कोई रीजन नहीं है, एडियोपैथिक हाइपरटेंशन सबसे कॉमन कॉज है अपने इंडिया में, जी। सो आई थिंक उसके अंदर दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए, क्योंकि केवल हार्ट ही नहीं है, ब्रेन है, आपको हेमरेजेस हो सकते हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी डिलीटेरियस। इसको आप, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी चाहेगा कि वो डिपेंडेंट हो जाए अपनी फैमिली पे जी। फॉर एवरीथिंग। सो बीपी की दवाइयाँ शुरू करनी ही होती हैं। अगर सब कुछ करके देख लिया है आपने, बीपी कंट्रोल नहीं है या एक्सेस में है, तो यू मस्ट टेक मेडिसिन, एंड मेडिसिन हायर डोज पे लें एंड देन धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएं। इट्स अ पॉसिबिलिटी कि बाद में कुछ टाइम के लिए आपको मेडिसिन फ्री इंटरवल वापस से मिले, ऐसा हो सकता है। जी जी सर, जांचें किस तरह की होती हैं? जो एक पेशेंट को मान लीजिए मुझे लगता है कि हार्ट डिजीज हो गई है या होने वाली है, तो हम किस तरह की जांचों से निकलें ताकि हम कंफर्म हो सकें मैं सेफ हूँ? देखो, होने वाली है तो मैंने आपको बताया, अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं किसी के अंदर, आपके पास पेशेंट आता है और उसके टिपिकल सिम्टम्स तो नहीं है, एंजाइना नहीं है, सांस नहीं फूलती है, पर वो चाहता है अगर ये जानना कि उसको ये होने वाली तो नहीं है, तो आप ये वेरियस रिस्क फैक्टर्स को ये असेसमेंट में लाते हैं कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, स्मोकिंग, डायबिटीज, लाइफ स्टाइल, डाइट। आपको लगता है ये पेशेंट एक ऐसा हाई रिस्क पेशेंट है कि जिसमें सब फैक्टर्स मौजूद हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स मौजूद हैं तो सब कुछ मौजूद है। सो मोर देन 2 रिस्क फैक्टर्स अगर आपके अंदर हैं तो आपको प्रेडिक्टेड है कि आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। तो उसके लिए जो बैटरी ऑफ टेस्ट है वो इट रेंजेस फ्रॉम ऑब्वियसली रूटीन जो टेस्ट है, हीमोग्लोबिन, किडनी के, लिवर के, कोलेस्ट्रॉल के, ईसीजी है, देन एको है, एंड देन फिर एक टीएमटी है। टीएमटी इज यू रन ऑन द मशीन विद ईसीजी अटैच्ड। तो उससे एक असेसमेंट हम लेने की कोशिश करते हैं कि ये आपको आ चुकी है कि नहीं। तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में तो ये यहाँ तक के प्रोटोकॉल काफी रहता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को इसमें पता लग जाता है कि भाई जरूरत है या नहीं है। एक पूछना चाहते सर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और सिटी एंजियो, इनके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए, ऐसा कि मैंने भी बताया, जैसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिसको कि हमें पता करना है कि भाई इसको हार्ट की बीमारी है या नहीं है, या हमारे शक के दायरे में है, जैसे कि मतलब टीएमटी जो टेस्ट है उसमें कुछ फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव होते हैं। मींस जब वो पॉजिटिव दिखता है तो वो एक्चुअली हार्ट बीमारी नहीं होती है, जब वो नेगेटिव होता है तो कई बार हार्ट की बीमारी होती है। सो टीएमटी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें थोड़ा सा फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव है। अगर आप कोई एप्रीहेंसिव पेशेंट है या आप खुद ये सोचते हैं कि पेशेंट में रिस्क ज्यादा है, मेरे को टीएमटी पर ट्रस्ट नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर आप एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहते हैं तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है सीटी एंजियो। इट इज मोर लाइक अ सीटी स्कैन। आपको जो है वो कोई नस के अंदर लंबा तार डाल के हार्ट तक जाके जो हम एंजियोग्राफी करते हैं वो नहीं करके, और हम सिंपल एक डाई जो है वो आपके सिंपल एक जैसे इंजेक्शन लगता है रेंटैक, रेगलान या आईवी फ्लूइड, वैसे देके और आपको एक सीटी स्कैन करके देखते हैं हम, और उसके अंदर आपकी हार्ट की मांसपेशियों के ऊपर चलने वाली नसों को हम देख लेते हैं। उससे हमें एक आइडिया हो जाता है उसकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी मींस उसका बीमारी को पता करने की कंडीशन, और बीमारी है तो उसको एग्जैक्टली डायग्नोज करने की उसकी क्षमता काफी अच्छी है। तो सीटी एंजियो एक अच्छा स्क्रीन टेस्ट है ये पता करने के लिए कि वेदर ये है या नहीं है। जी जी जी। और सर क्या कहना चाहते हैं आप हार्ट डिजीज के बारे में? ऐसे मरीजों के लिए खाना क्या खाएं, पीना क्या करें, ऐसी कोई साधारण चीजें जिससे एक आदमी सुरक्षित हो सके? डिजीज जो आनी है वो तो आनी है, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। करेक्ट। तो इसलिए कुछ आप उसके बारे में कहना चाहें सर? अभी देखिए आने वाले दिनों में 29 तारीख को वर्ल्ड हार्ट डिजीज वो है डेज है, विश्व हृदय दिवस। तो किसी अवेयरनेस के लिए किसी डेज को मनाते हैं,
तो इन सब के पीछे कोई संदेश देना चाहें सर आप? बिल्कुल, जो आपने पूछा वो बिल्कुल सही है कि लाइक डाइट जो आप जानना चाहते हैं, वैसे तो देखो अपने यहाँ पे सभी जने आप किसी से भी पूछो सबको डाइट के बारे में ज़रूर पता होगा, वो फॉलो करे नहीं करे खुद, और दूसरों को हिदायत देने में तो सभी आगे रहते हैं। बट अब इस पे तो मतलब काफ़ी चर्चा है, परिचर्चाओं में सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल्स टिपिकली बहुत जो है, मतलब घी स्पेशली, मतलब लाइक यू नो सैचुरेटेड घी जो है, जैसे पहले डालडा बहुत अब चलता था जी जी, पर अब तो लोगों ने जाना उसको जी। तो अब डालडा इज आउट बिकॉज सैचुरेटेड घी जो है वो तो यूनिफॉर्मली हार्मफुल है। बहुत लोग पूछते हैं सर किस तरह का तेल खाएं, किस तरह का घी खाएं, क्या खाएं, मतलब कि ताकि हार्ट सुरक्षित रहे उनका। पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं जिसमें मतलब कुछ जो ब्रांड्स हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं मार्केट में, सफोला, फॉर्च्यून, ये पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं। सूरजमुखी का तेल या मूंगफली का तेल कितना यूजफुल है इनमें? नहीं, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। अगर ये सब चीजें अगर आप ले रहे हैं पर फिर भी काबू में ले रहे हैं तो इट्स ओके। पर आप अपना ये देखें कि ये पॉली अनसैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड नहीं हो कोई भी फैट आप लें, और उसकी अमाउंट रेगुलेटेड हो, देन एंड एवरीथिंग एज अ फंक्शन इन द बॉडी। अगर आप फैट नहीं लेंगे या कि तेल नहीं लेंगे तो बिलीव मी बहुत सारी स्किन डिजीजेज और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। सो लेना तो है, उसकी क्वालिटी देखें, उसकी क्वांटिटी देखें, एंड यू आर सेफ। हार्ट के बारे में सर कई तरह की भ्रांतियां आती हैं, कहते हैं सोए तो सोए रह गए, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, ये कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशंस होती हैं एंड अनलकीली हम लोग ये नहीं रोक पाए हैं अभी तक जी, जिसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। जी सर। वो यूजुअली उन्हीं पेशेंट्स में होती है जो कि आज तक जिनको कभी प्रेडिक्टेड नहीं था, जी जिनके पास कभी कोई बीमारी नहीं थी, जी, कभी कुछ नहीं था, जिनकी प्रेडिक्ट है, जिनका पता है कि इनको बीमारी है। उनके तो वेरियस रीजंस हो सकते हैं, लाइक किसी को स्टेंट डला हुआ है, स्टेंट बंद हो गया, विच कैन बी अनफॉर्चुनेटली भी देयर। बाईपास है, बाईपास में कोई क्रिटिकलनेस ऐसी बंद हो गई जो कि आपको सडन वीटी हो गया, वीएफ हो गया। वीटी वीएफ मींस दिल की धड़कन एबनॉर्मल हो जाती है और पंपिंग एक्शन चला जाता है, एंड प्रैक्टिकली पेशेंट इज डेड इफ नॉट गिवन अ मेडिकल एड उसी वक्त नहीं दी जाए, विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो ये यूजुअली ये कंडीशंस जो होती हैं, ये अगर ओटी आईसीयू में होती हैं तो ही पेशेंट साल्वेजेबल होता है। अगर किसी का नहीं पता है कि उसको हार्ट की बीमारी है और वो सडनली अगर उनको हार्ट अटैक आ जाता है, तो अभी भी हम लोग ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए कि ये कब हो पाएगा, कौन सा वो पेशेंट है जिसको कि ये हो पाएगा। क्योंकि ये पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी की नसें यूजुअली क्लीन होती हैं, इनको कहीं भी कोई बीमारी नहीं होती है, और फिर सडनली किसी वजह से, देयर आर सो मेनी रीजंस, उनमें क्लॉट जम जाता है सडनली। तो वो ब्लड क्लॉट जब नॉर्मल नस के अंदर पूरा 100% ब्लड सप्लाई बंद करता है तो हार्ट प्रिपेयर्ड नहीं होता है। तो उस केस में जो हार्ट अटैक आता है वो यूजुअली मैसिव होता है, एंड दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। सर, एंजियोप्लास्टी में मरीज के डेथ होने के कितने रिस्क रहते हैं? देखो, नो प्रोसीजर इज विदाउट एनी रिस्क। एंजियोप्लास्टी में भी एक डेफिनेटिव रिस्क एसोसिएटेड है, स्मॉल हो, 1%, 2%, 3%, 4%। ये डिपेंड करता है कि आप एंजियोप्लास्टी किस पर्पज से कर रहे हो। अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को कैथलैब में लेके जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी कार्डियोजेनिक शॉक में है, उसको मैसिव अटैक आया हुआ है, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, पर आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि कम बीपी में उसको वेंटिलेटर्स पे डाल के अगर आप एंजियोप्लास्टी करने जा रहे हो, तो जाहिर है कि आपकी मोर्टेलिटी रेट्स मींस पेशेंट के नहीं बचने की संभावना अदरवाइज भी बहुत हाई है, एंजियोप्लास्टी करते हुए या उसके बाद भी। तो वो सारी रेट एक्चुअली एंजियोप्लास्टी की रेट पे ही आ जाती है कि भाई ये एंजियोप्लास्टी की वजह से हुआ। बट एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स। अगर आप एक रूटीन पेशेंट्स को लेके जा रहे हैं तो इतना मतलब लाइक एंजियोप्लास्टी इज अ सेफ प्रोसीजर, आई वुड से। सर, जैसे 4 लोग बैठे हैं, अगर लगता है किसी को कि हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है या अटैक आने वाला है, ऐसे में वो साथ वाले क्या करें? साथ वाले तो एक बार तो इस बात की मतलब इम्पोर्टेंस को समझें कि कोई चीज़ इग्नोर ना हो। कई बार फॉल्स अलार्म्स भी होते हैं, कई बार पेशेंट जो होता है वो मोर देन ट्वाइस ये कर चुका होता है कि भाई मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, ना आप हॉस्पिटल लेके भागते हैं और नहीं कुछ होता है। बट दैट डज नॉट मीन कि उसको तीसरी बार ये नहीं हो रहा हो। तो पहली बात तो किसी भी ऐसे अलार्म को सीरियसली लेना है, वैसा नहीं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है। देन फर्स्ट इज टू, अगर आपके पास नहीं है, अगर आप में से कोई हार्ट पेशेंट है तो उस पेशेंट को सस्पेक्टेड अगर लग रहा है अपन को जरा सा भी सिम्टम्स पे, तो क्लोपिडिक एस्पिरिन अगर मिल जाए टैबलेट्स,
तो अगर कोई पेशेंट है जिसको कि हार्ट डिजीज ऑलरेडी है, वो साथ में बैठा और कुछ क्लोपेडिकॉस्टिन अवेलेबल है, तो वो एक वंडर ड्रग है। मींस अगर वो एक टाइम पे मिल जाए तो बहुत सारे अटैक्स अबॉर्ट हो जाते हैं। एंड यही हम लोग करते हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है प्राइमरीली, तो वी लोड इट विद क्लोपेडिकॉस्टिन जो है 350 375 जो भी डोज है उसको हम देते हैं, उसको लोड करते हैं, नाइट्रोकॉन्टेन हेपारिन जो भी देना है। सो रश टू द इमीडिएट जो नियरेस्ट आपका सेंटर है जो कि इस चीज के लिए इक्विप्ड है, उसके पास जाएं और इस चीज को सीरियसली लें थोड़ा सा। बस यही है, साथ वालों के लिए यही है। सर और कुछ कहना चाहते हैं हृदय रोग के बारे में, या ऐसे लोगों के बारे में जो साधारण लोग हैं, वो अपने हृदय को सुरक्षित कैसे करें, साफ कैसे रखें, और एक अच्छा हार्ट वाला जो आदमी कहलाता है ना कि बड़ा दयालु होता है, तो ऐसे कैसे बने सर? देखो, अगर आप दयालु हैं और अगर आप साफ हृदय के हैं तो वैसे ही बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो सारा खेल दिल का है। जी हाँ, मतलब अगर आप ना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ना ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं किसी को, एंड अगर आप अच्छे दिल के हैं तो मीन्स यू आर हैप्पी ऑल्सो। अगर आप खुश भी हैं और मतलब और अपने गोल्स आपने सेट कर रखे हैं कि मुझे ये बहुत ज्यादा अचीव नहीं करना है, भागम भाग इतनी नहीं करनी है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो आप मेरे ख्याल से वैसे ही यू लिव लॉन्ग, आप लंबा जिएंगे। लेकिन सर मैं एक बार सोचता हूँ कि सर कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से हार्ट डिजीज बढ़ रहे हैं, ये डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो लगता है क्या इस तरह से लोग कर पाएंगे? देखिए, करना तो पड़ेगा। ये सेल्फ मोटिवेशन का एक गोल सेट होता है यहाँ पे। हमारे ख्याल से हृदय दिवस मनाने का हमारा मेन पर्पज यही होता होगा कि हम एक संदेश दे सकें ये कि भाई अपने हार्ट को आप कैसे सुरक्षित करें और क्या खाएं क्या पिएं। खाने में सर जैसे हम पूछना चाहते हैं कि सलाद का यूज़ कितना करें, गेहूं का यूज़, चावल का यूज़, दालें कितनी खाएं? कहते हैं दालें बहुत ज़्यादा खाने से हाई प्रोटीन हो जाता है, तो भी हार्ट पे असर डालता है। नहीं, हाई प्रोटीन हार्ट पे सच नहीं, पर किडनीज के लिए थोड़ा सा डिलीटेरियस है। जब हम लोग हार्ट के पर्टेनिंग कोई डाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें दालों की कम रखने की तो आवश्यकता मैं कभी भी नहीं बताता हूँ कि भाई दाल तो इज बेसिक ऑफ आवर डाइट। ऑब्वियसली आपको अपनी पाचन शक्ति देखनी है, बट इफ योर किडनीज आर ऑल राइट तो दाल हमारी स्टेपल डाइट है, गेहूँ हमारा स्टेपल डाइट है। ओनली हार्ट की डिजीज़ के पेशेंट्स को हम यही कहते हैं कि आप खाना जो है वो मॉडरेट अमाउंट में खाएं, बार बार खाएं। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में बहुत सारा खा गए, बिकॉज बहुत सारा ब्लड फिर उसके बाद इंटेस्टाइन्स में जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ऐसे टाइम पे आपको मेजर ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, इन सबको डिप्राइवेशन होता है। नींद आती है हमें खाना खाने के बाद। सिमिलरली हार्ट में से भी ब्लड निकल के इंटेस्टाइन्स में जाता है। सो मॉडरेट अमाउंट में खाएं, बार बार खाएं। सो डाइट में जो हमने अभी पहले डिस्कस किया, ऑयल्स एंड ये सब चीज़ों का, उनका ध्यान रखना है। बाकी और जो हमारी स्टेपल डाइट आज तक रही है वो हमें लेनी है। एंड चावल एंड ऑल जो है, मेरे ख्याल से अभी तो रिन्यूड इंटरेस्ट है लोगों का चावल में। साउथ इंडियन की जो चावल से प्रिपरेशंस हैं, डोसा एंड इडलीज, दे आर कंसिडर्ड एक्चुअली टू बी लेस स्टफिंग, लेस कैलोरीजेनिक। सो आई थिंक एवरीथिंग विच वी हैव बीन ईटिंग, जो हमारे पुरखे खाते रहे हैं, जो हमें बताया गया है, हैज बीन क्लासिफाइड एज हेल्दी डाइट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए, until unless you are diabetic, there is no need to worry actually. जी जी जी। डॉक्टर साहब, 24+ न्यूज़ चैनल में आज मेडिटॉक के दौरान डॉक्टर अंकित माथुर से हमने बातचीत की। नारायण हृदयालय के वरिष्ठ कार्डियक सर्जन थे और आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने हृदय रोग के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। के प्रायोजक है